नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की आपके अवचेतन मन की शक्ति। कमाल की बात यह है कि यह किताब 1963 में आई थी, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। मतलब पर्सनल ग्रोथ की दुनिया में इसका बड़ा नाम है। हाँ बिल्कुल, इसकी पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है। तो किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि हमारे अंदर मतलब हमारे अवचेतन मन में एक जबरदस्त पावर छिपी है। बिल्कुल, ये पावर हमारे विश्वासों और सुझावों से हमारी असलियत, हमारी सेहत, रिश्ते, यहाँ तक कि कामयाबी को भी बदल सकती है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा समझाएं कि ये चेतन और अवचेतन मन ये हैं क्या, इनमें फर्क क्या है? देखिए, मर्फी से बहुत अच्छे से समझाते हैं। सोचिए जैसे आपके पास दो मन हैं। एक है चेतन मन, ये वो हिस्सा है जो सोचता है, लॉजिक लगाता है, फैसले करता है। अच्छा, जैसे जहाज का कप्तान। हाँ बिल्कुल, एकदम सही। और दूसरा है अवचेतन मन, ये ज्यादा भावनात्मक है, सुझावों को आसानी से मान लेता है, ये तर्क नहीं करता। बस जो चेतन मन से गहरे विश्वास या आदेश मिलते हैं ना, उन पर काम करता है। मतलब ये इंजन रूम जैसा है जो कप्तान के ऑर्डर फॉलो करता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। मर्फी कहते भी हैं, आप एक जहाज चलाने वाले कप्तान की तरह हैं। सही आदेश यानी विचार दें और आपका अवचेतन उन्हें पूरा करेगा। ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है कि हम अपने विचारों से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पर यहाँ विश्वास का क्या रोल है? सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा शायद? नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं। यही विश्वास मतलब बिलीफ सबसे अहम हो जाता है। मर्फी इस पर बहुत जोर देती हैं। आप जिस चीज पर गहराई से, पूरी भावना से यकीन करते हैं, शक नहीं करते, आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। अच्छा। हाँ, और फिर वो उसी हकीकत को बनाने में लग जाता है। ये आस्था, चाहे वो किसी भगवान में हो या सिर्फ खुद की काबिलियत में, ये हीलिंग ला सकती है, सफलता दिला सकती है। तो मतलब मन का नियम ही विश्वास का नियम है? बिल्कुल, जैसा किताब में लिखा है, आपके मन का नियम स्वयं विश्वास का नियम है। विश्वास ही वो ट्रिगर है। ठीक है, तो अगर ये इतना जरूरी है तो हम अपने अवचेतन मन तक की विश्वास पहुंचाएं कैसे? हमारा चेतन मन तो बीच में हजार सवाल खड़े कर देता है। हाँ, ये एक चैलेंज है, पर मर्फी इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं। जैसे? एक बहुत पॉपुलर तरीका है मानसिक दोहराव, या जिसे आजकल अफर्मेशंस कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें आप सकारात्मक वाक्य जो आप चाहते हैं कि सच हो, उन्हें बार बार दोहराते हैं, खासकर रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही। उस वक्त क्यों? क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन, वो लॉजिकल वाला हिस्सा, थोड़ा शांत होता है और अवचेतन मन ज्यादा खुला होता है सुझावों के लिए। मर्फी कहती हैं कि सिर्फ बोलना नहीं, उसे महसूस करना जरूरी है। महसूस करना। और वो विजुअलाइजेशन वाली बात, मानसिक तस्वीर बनाना। जी हाँ, विजुअलाइजेशन वो भी एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। इसका मतलब है कि आप जो नतीजा चाहते हैं उसकी एक बहुत ही साफ, जीती जागती तस्वीर अपने मन में बनाएं। उसे ऐसे देखें, महसूस करें जैसे वो अभी हो रहा है, सच हो चुका है। जैसे अगर किसी को मान लीजिए बेहतर सेहत चाहिए, तो वो सोचे कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, एनर्जेटिक महसूस कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो उस सेहत को महसूस करें। ये मानसिक छवि, ये एहसास अवचेतन में एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। इसके अलावा प्रार्थना और ध्यान का भी जिक्र है शायद। हाँ, प्रार्थना को मर्फी एक केंद्रित सकारात्मक सुझाव की तरह देखती हैं, जो शांति और समाधान ला सकती है। और ध्यान हमारे चेतन मन की जो लगातार चलती रहने वाली बकबक है, उसे शांत करने में मदद करता है, ताकि अवचेतन तक संदेश आसानी से पहुंच सके। एग्जैक्टली। इससे अवचेतन की प्रोग्रामिंग ज्यादा असरदार हो जाती है। ये तो कमाल है। मतलब इसका असर सेहत से लेकर पैसे कमाने तक हो सकता है। मर्फी तो यही दावा करती हैं। स्वास्थ्य के बारे में उनका मानना था कि कई शारीरिक दिक्कतें हमारे नेगेटिव विचारों या डर की वजह से पैदा होती हैं या बढ़ जाती हैं। और पॉजिटिव सोच से हीलिंग हो सकती है। हाँ, सकारात्मक सोच और ठीक होने का पक्का यकीन ये रिकवरी में मदद कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। और पैसा और सफलता? बिल्कुल वैसे ही। अगर किसी के अवचेतन में गरीबी या असफलता का डर बैठ गया है, मतलब गहरे में वो मानता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो अनजाने में वो वैसी ही परिस्थितियां अपनी ओर खींचेगा। ओहो। तो मर्फी के अनुसार अगर आप समृद्धि चाहते हैं तो पहले अपने अवचेतन को वैसे विचारों से प्रोग्राम करना होगा। वो कहते हैं ना, अपने विचार बदलें और आप अपनी नियति बदल देंगे। ये बातें आज भी बहुत पावरफुल लगती हैं।
मतलब काफी हद तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा ही है, और किताब की भाषा भी काफी सरल है। हाँ, ये इसकी खूबियां हैं। ज्ञान ऐसा है जो समय के साथ पुराना नहीं हुआ, भाषा आसान है और जीवन के कई एरिया में लागू होता है। सेहत, रिश्ते, करियर, ये एक सशक्त महसूस कराने वाला मैसेज है। लेकिन इसके साथ कुछ आलोचनाएं भी जुड़ी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। अच्छा, क्या है वो? एक तो है ओवर सिंप्लीफिकेशन, मतलब चीजों को जरूरत से ज्यादा आसान बना देना। आलोचक कहते हैं कि ये किताब बाहरी सच्चाइयों जैसे समाज में जो असमानता है या गरीबी या कोई गहरा ट्रॉमा, इन चीजों के असर को कम करके आंकती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बस आपकी सोच पर ही निर्भर है। हाँ, ये पॉइंट तो वैलिड लगता है। दुनिया में मुश्किलें सिर्फ सोच बदलने से तो हल नहीं होती। सही कहा। दूसरी आलोचना है वैज्ञानिक आधार की कमी। बहुत से दावे पर्सनल एक्सपीरियंस या आध्यात्मिक विचारों पर आधारित हैं, जिन्हें साइंस की कसौटी पर परखना मुश्किल है। मतलब एम्पिरिकल एविडेंस कम है। हाँ, और एक चिंता ये भी है कि विश्वास पर इतना ज्यादा जोर देने से कहीं ऐसा ना लगे कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो उसी की गलती है, उसी की नेगेटिव सोच का नतीजा। ओह, ये तो विक्टिम ब्लेमिंग हो सकता है। बिल्कुल, इससे अपराध बोध या दूसरों को दोष देने की भावना आ सकती है, और कुछ लोगों को किताब में बातें थोड़ी रिपीट होती हुई भी लगती हैं। ये भी एक पॉइंट है। तो अगर हम सार निकालें तो ये किताब हमारे विचारों, हमारे विश्वासों और हमारी जिंदगी के नतीजों के बीच एक मजबूत कनेक्शन दिखाती है। हाँ, और ये बताती है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को अपनी भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तरीके सुझाती है। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया देती है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? सवाल ये कि अगर विश्वास में वाकई इतनी ताकत है तो कोई इंसान पूरी ईमानदारी से ये कैसे तय करे कि कौन सा विश्वास उसके लिए सच में फायदेमंद है और कौन सा उसे शायद बाहरी सच्चाई से आंखें मूंदने पर मजबूर कर रहा है। खासकर तब जब जिंदगी में ऐसी चुनौतियां हों जिन्हें शायद सिर्फ सोच बदलने से हल नहीं किया जा सकता। ये अंदरूनी विश्वास और बाहरी हकीकत के बीच संतुलन बनाने का एक बहुत बड़ा सवाल है, नहीं?